अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। मेरे साथ है शेख नसीर साहब, कराची से आए हैं, लाहौर का विज़िट कर रहे थे। इनको बैक का मसला है, नीज़ का मसला है, मुख्तलिफ डॉक्टरों को दिखा चुके हैं और यूट्यूब के ऊपर हमारे फॉलोअर हैं, हमारी वीडियोज़ को फॉलो करते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने सोचा था कि जब लाहौर जाऊँगा तो एक दफ़ा इरफान से मिलूँगा, तो मैं इनका बहुत मशकूर हूँ कि मेरे पास आए हैं। और मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मेरी वीडियो से अगर किसी को कोई फ़ायदा पहुंच रहा है। तो सबसे पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं और शेख साहब से पूछते हैं कि उनका मसला क्या है और फिर हम आपको बताएंगे इस मसले का हल क्या होना चाहिए। जी शेख साहब बताइए। सर मेरे दोनों घुटनों में प्रॉब्लम है। जी जी। और ये तो खैर 4-5 साल पुरानी बात है। लेकिन जो अभी करंट हुई है लास्ट ईयर, वो मेरे मोहरे की प्रॉब्लम हुई थी और मैं टूथपेस्ट कर रहा था सिंपली। ठीक है जी। और जैसे कि थोड़ा सा झुक के इंसान कुली वगैरह करता है, उसके बाद जब मैं सीधा हुआ तो मुझसे सीधा ना हुआ गया। ठीक है जी। और बस फिर वो MRI वगैरह करवाया तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपकी 4 जगह से डिस्क जो हैं वो स्लिप हैं। ठीक है जी। और वो 2-3 टेक्निकल वर्ड्स थे, बलज का और डिस्क प्रोट्रूजन है, डिस्क बल्ज है जी, एक और था हार स्पाइनल स्टीनोसिस हो सकता है। ये नहीं, H से आता था हार्मेनेटिक या कुछ। अच्छा, तो इस तरह के उन्होंने मतलब वर्ड्स उसमें MRI रिपोर्ट में लिखे हुए थे। तो उनका सजेशन ये था कि जी आप ऑपरेशन करवा लें, लेकिन ऑनेस्टली कि मुझे ऑपरेशन से डर लगता था, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना था कि ये वेंस का जंक्शन है, इससे अवॉइड करें। ठीक है। ज़रा सी भी कोई बात हो सकती है तो कोई नया पौड़ आना शुरू हो जाए। ठीक है। तो जब आपको डॉक्टर आपसे कहते थे कि सर्जरी की है, तो क्या आपकी टांगों में दर्द इतनी ज़्यादा थी या आपकी टांगें कमज़ोर हो रही थी? क्या मसला क्या था जिस पे वो कहते थे कि ऑपरेशन करवाना ज़रूरी है? नहीं, टांगों में भी दर्द नहीं था, ना टांगें कमज़ोर हो रही थी। मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो बेल्ट वाली हमारी कमर की जगह होती है, वहाँ पे दर्द इतना ज़्यादा होता था कि ना मैं खड़ा हो सकता था ना मैं चल सकता था। ठीक है। लेटा रहूँ तो ठीक था। ठीक है। बैठने में वो बहुत कम हो जाती थी, लेकिन खड़े होने और चलने में बेइंतहा थी। बेइंतहा थी। ठीक है। तो फिर जब आपने सर्जरी का फैसला ना किया, उन्होंने कहा जी सर्जरी करवाएं, लेकिन आपने नहीं करवाई, तो फिर आप 4-5 साल से कैसे मैनेज कर रहे हैं इसको? नहीं, ये पिछले साल हुआ था। अच्छा, मुझे कमर का मसला पिछले साल हुआ, घुटने 5 साल से। घुटने 5 साल से। तो इसके बाद फिर मैंने ये एक वहाँ पे डॉक्टर थे, वो कैरोप्रैक्टर प्लस फिजियो और प्लस इस तरह से मैं उनके पास जाता रहा हूँ तकरीबन कोई 4.5-5 महीने। ठीक है। तो वो एक टेंस मशीन का इस्तेमाल करते थे मेरी बैक पे 1 आवर के लिए। और उसके बाद फिर वो अपनी एल्बो से कुछ मसाज सा करते थे। ये उनका प्रोसीजर था। उसके बाद इतना ज़रूर हुआ कि उसकी दर्द की शिद्दत में बेइंतहा कमी आई और मैं दोबारा से स्टिक के सहारे चलने के काबिल हो गया हूँ। अब आप स्टिक के साथ चलते कितना चल लेते हैं आप? बहुत ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम कह सकता हूँ तो शायद 1 फरलंग। 1 फरलंग में तकरीबन कितने स्टेप्स होंगे? रफली 100, 200, 300 स्टेप्स? मुझे ऐसे ही 200 के करीब। तो उसके बाद क्या होता है? कमर में दर्द बढ़ जाती है, स्टिफ हो जाती है, क्या होता है? जी, स्वेलिंग सी फील होती है कमर में भी और पेन इंतहा हो जाता है। कहाँ पे होती है? टांगों में आती है या कि फिर कभी कभार टांग में भी आती है, सीधी में, सीधी टांग में, और कभी मूड होता है तो दोनों में भी आ जाती है। कभी दोनों में। ठीक है। और वो दर्द की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि आपको बैठना पड़ता है? मुझे बैठना पड़ता है। और फिर बैठने के बाद कितने में ठीक हो जाती है? विदिन फ्यू मिनट्स, मतलब 2 से 3 मिनट में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। हाँ, ठीक है। और 5 मिनट के बाद मैं दोबारा चल सकता हूँ। ठीक है। तो ये तो आपका कमर के दर्द का मसला। घुटने की दर्द जो होती है, फर्ज करें, क्या अब क्योंकि कमर की दर्द इतनी ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा घुटने प्रॉपर चेक ही नहीं होते? जी, ऐसा ही है कि कमर की दर्द इतनी ज़्यादा है कि अब घुटनों की तरफ तवज्जो ही नहीं जाती। वरना इसमें भी बराबर की हो रही होती है। बिल्कुल ठीक है। अभी तक जो आपने सिर्फ सुना कि शेख साहब ने जो अपनी कहानी बताई है, इसके अंदर जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो हमारी पहली जो उनकी फीलिंग आती है कि माशाल्लाह 60 साल के हैं, वज़न ज़्यादा है, तो जो डायग्नोसिस बनता है वो ये बनता है कहानी से। जो हम कहते हैं जो पेशेंट्स की स्टोरी होती है, इसको हम कहते हैं स्पाइनल स्टीनोसिस। अच्छा, अब स्पाइनल स्टीनोसिस के अंदर अगर हम बात कर लें तो मेनली जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो तो है एक्सरसाइज की जाए, प्रॉपर तरीके से अपने लाइफ में तब्दीली लाई जाए, तो आप जो है बेहतर लाइफ गुजार सकते हैं। दूसरा हाल, जिस तरह से उनके डॉक्टर ने कहा कि आप सर्जरी की तरफ जाएं, तो वो खुद ही इस बात पे विलिंग नहीं है कि सर्जरी की तरफ मैं सोचूं। तो अब क्योंकि सर्जरी की तो हमारा ऑब्जेक्टिव ही यहाँ पे अब डिस्कशन का नहीं है, हम ये इस वीडियो के अंदर इस बात को डिस्कस करेंगे कि शेख साहब को अपनी नी की एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए, अपनी बैक की कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए,
ताकि आप ये बेहतर और एक्टिव लाइफ गुजार सकें। ये देखिए शेख साहब का जो मसला है वो नी आर्थराइटिस भी है, घुटनों में से स्पेस ख़त्म हो चुकी है, वो एक वन फैक्टर है, और दूसरा उनका स्पाइनल स्टेनोसिस है, मोहरों के दरमियान में भी स्पेस ख़त्म हुई है। इसके लिए बहुत ही आसान और सिंपल जो वर्जिशें होती हैं, सबसे पहली जो वर्जिश हम अपने मरीज़ को देते हैं, हम ये कहते हैं घुटने को ऐसा टांग को बिल्कुल सीधा करें, सीधा करके घुटने को हल्का सा नीचे प्रेस करें, नीचे दबाएं। जब घुटने को नीचे प्रेस करते हैं तो इसका मकसद ये होता है कि जो फ्रंट थाई मसल हैं, क्वाड्स हैं, वो एक्टिवेट हो जाए। इसलिए आप छोटा सा टॉवल रोल करके घुटने के नीचे रख सकते हैं। घर का कोई फैमिली मेम्बर आपने इस तरह से नीचे से हाथ रखेगा, ऐसा ढीला छोड़िएगा प्लीज़, ढीला छोड़िए, पहले नीचे प्रेस करिएगा। इस तरह से प्रेस करते हैं और 5 से 6 सेकंड का होल्ड करते हैं। इस एक्सरसाइज को हम अपने पेशेंट से कहते हैं कि 10/2 रेपिटेशन, यानी 20 दफ़ा सुबह, 20 दफ़ा शाम और रोज़ाना करना होता है। इससे आपके घुटने की दर्द में कमी आती है। अच्छा, दूसरी एक्सरसाइज हम अपने पेशेंट को देते हैं, हम कहते हैं एक टांग को आप बेंड कर लें, बेंड करें, इस घुटने को नीचे प्रेस करें, नी को नीचे प्रेस करें, पाँव खींचें और टांग को सीधा ऊपर उठाएं। देखिए ज़ाहिर बहुत सिंपल और सादा एक्सरसाइज है। शेख साहब हमारे पास इसलिए आए हैं कि क्योंकि इन्होंने जब ये एक्सरसाइजेज की हैं तो उससे इनको बेहतरी महसूस हुई है। उन्होंने कहा मैं आपकी वीडियो क्लिप्स देखता रहा हूँ, तो ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि जो हम वीडियोस बनाते हैं उससे आप लोग फ़ायदा भी हासिल कर रहे हैं, और ये एक्सरसाइज कर करके इनके मसल अब काफ़ी बेहतर हैं और स्ट्रांग हैं। इवन कि इन्होंने किसी सर्जन को भी दिखाया, उनके यार तुम्हारे तो मसल बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने कहा ये मैं एक्सरसाइज रूटीन से कर रहा हूँ। तो ये एक वन फैक्टर, अगर आप हमारी वीडियोस के थ्रू भी इन एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। तो आपने क्या करना है कि सिंपल आप पाँव अपने सब खींचेंगे, नी प्रेस करेंगे, टांग को सीधा ऊपर उठाएंगे। इस एक्सरसाइज को हम कहते हैं स्ट्रेट लेग रेज। अब ये देखिए माशाल्लाह इनकी टांग बिल्कुल सीधी है, मसल बहुत अच्छा काम कर रहा है। 5 सेकंड का होल्ड करेंगे, इसके 2 बेनिफिट होंगे। एक तो पीछे जो शाइटिक नर्व जा रही है वो ईज अप हो जाएगी, उस पर प्रेशर जो आ रहा है वो कम हो जाएगा। सेकंड, आपके फ्रंट थाई मसल स्ट्रांग हो जाएंगे, उससे आपको चलने में, उठने बैठने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब तीसरी एक्सरसाइज हमने करनी है कि दोनों टांग को हम कहते हैं बेंड कर लें। अब यहाँ पे बेंड करना है, हमारा मकसद इस एक्सरसाइज का ये होता है कि हमारी जो थाइज़ हैं वो जितनी स्ट्रांग होंगी उतना हम बेहतर खड़ा हो सकेंगे, उतना बेहतर हम चल सकेंगे। इसके लिए हमने क्या करना है कि दरमियान में कोई पिलो रख लेंगे, हाथों की मदद से कहेंगे दोनों टांग इकट्ठी करें। शेख साहब मिलाइएगा प्लीज़। तो ये मसलन की स्ट्रेंथ ठीक है। आप लोग आसानी के लिए यहाँ पे कोई पिलो रख सकते हैं, घर का कोई फैमिली मेम्बर हेल्प कर सकता है, तो आपने इसको अंदर की तरफ प्रेस करना है। ये हमारी नंबर 3 एक्सरसाइज होती है। ये ना सिर्फ नीज को सपोर्ट करेगी बल्कि हमारी बैक को भी हेल्प करेगी। एंड नंबर 4, दोनों टांगें बाहर तो खोलें, ओपन करें और 5 से 6 सेकंड का होल्ड करें। इसके लिए घर के अंदर जो है आप दुपट्टा ले सकते हैं, दुपट्टा लेके बांध दें, या अगेन फैमिली मेम्बर हेल्प करेगा। हर एक्सरसाइज 10/2 रेपिटेशन, 20 दफ़ा सुबह, 20 दफ़ा दोपहर, 20 दफ़ा शाम करनी है। लास्ट एक्सरसाइज जो होती है, हम अपने पेट में दोनों हाथ यहाँ रखें और खींचें और पेट के साथ लगा दें टांग को। और इसका ये फ़ायदा होता है कि जो पीछे से हमारा स्पाइनल स्टेनोसिस जब इस तरह ओपन होता है तो जो नर्व के ऊपर दबाव आता है उसमें कमी आती है। तो ये एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है बैक पेन को रिलीव करने के लिए। लेकिन ये वाली एक्सरसाइज नॉर्मली हम 50-60 साल के बाद के जो लोग होते हैं उनको इनकरेज करते हैं, प्रेफरेबली जब हमें ये पता चल जाता है कि इनके स्पाइनल स्टेनोसिस है, इनके हैमस्ट्रिंग टाइट हैं, इनके ग्लूट स्क्वीज हैं, टाइट हैं, तो उससे ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म की एक्सरसाइज होती है जो पेशेंट को रिकमेंड की जाती है। और ये दिन रखिए, इसको हम विलियम फ्लैश एक्सरसाइज बोलते हैं, और ये पूरी दुनिया के आर्थोपेडिक सर्जन, फिजियोथेरेपिस्ट अपने पेशेंट देते हैं। तो ये अगर 5 एक्सरसाइज जो मैंने दी हैं, अगर आप अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं तो आपकी नी पेन में बहुत बेहतरी आ जाती है, आपका जो स्पाइनल स्टेनोसिस है उसमें भी बहुत बेहतरी आती है। और ये लास्ट एक्सरसाइज है जो बहुत ज़रूरी है। आप एज के किसी भी हिस्से में हो, कोई भी इंजरी हो, बैक इंजरी है, नी की इंजरी है, आपकी मोबिलिटी कम होगी, अब आप चलना फिरना परफेक्ट कम कर रही हैं, तो हमारा सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए कि हमारी पिंडली के अंदर कोई क्लाट ना बन जाए। उसके लिए हम कहते हैं पाँव आप सब खींचें ज़ोर से और फिर पाँव को नीचे लेके जाए, फिर पाँव खींचें ज़ोर से और फिर नीचे लेके जाए। इसको बेसिकली काफ पंप बोला जाता है। ये समझिए कि काफ जो है एक सेकंड हार्ट होता है। जब आप बैठे रहते हैं ऑब्वियसली हमारी टांग में स्वेलिंग हो सकती है, ऑब्वियसली हमारा ब्लड वहाँ पे इकट्ठा होकर क्लाट बना सकता है। तो इसलिए आप एज के किसी भी, इसमें स्पेशली 50 साल से ऊपर है, तो आपने जब भी लेटना है, जब भी बैठना है, 40 से 50 दफ़ा पाँव हिला लें, दिन में 3 से 4 दफ़ा, तो आपकी पिंडली के अंदर जो क्लाट बनता है जो इंतहाई ख़तरनाक है वो लीड करके हार्ट में जा सकता है, ब्रेन को जा सकता है, उससे आप बच सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने अभी जो 5 एक्सरसाइज बताई हैं, इन एक्सरसाइज की मदद से आपकी बैक पेन में बेहतरी आएगी। ये दिन में कि जो नी आर्थराइटिस का पेशेंट होगा, जो स्पाइन का पेशेंट होगा, स्पाइनल स्टेनोसिस का पेशेंट होगा, तो अब हमें इसमें लाइफस्टाइल चेंजेस लाना बड़ा ज़रूरी होता है।
सबसे पहली लाइफस्टाइल चेंजेस के अंदर क्या होता है, आपको ये लगता है कि हम चंद कदम चलते हैं और हमारी दर्द हो जाती है, तो पहला स्टेप आप स्टिक का इस्तेमाल करें। और आपको ये लगता है कि स्टिक पकड़ने के बाद आपकी वॉक में बेहतरी आती है, लिम्ब में बेहतरी आती है, तो यकीन मानिए ये बेस्ट चीज़ होती है। लेकिन नॉर्मल लोग इसको बड़ा हेट करते हैं कि हम किसी को हम कहते हैं स्टिक पकड़ दो, वो कहते हैं हमने स्टिक नहीं पकड़नी। तो मेरा नज़दीक जैसे मैं इनको क्रेडिट जाता है कि माशाल्लाह ने स्टिक पकड़ी, उससे भी इनको बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। अच्छा, सेकंड, एक स्टिक को सही तरीके से इस्तेमाल करना बड़ा ज़रूरत है। इसके लिए यूट्यूब के ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियो हैं कि हाउ टू यूज़ स्टिक प्रॉपरली, ताकि इसमें डर ये होता है कि अगर हम स्टिक का सही इस्तेमाल ना करें तो गिर भी सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कई दफ़ा अगर आपको लगता यही है कि हमसे चंद कदम भी नहीं लिए जा रहे, तो फिर इसके लिए वॉकर होता है, रूलेटर होता है, नीचे व्हील लगे होते हैं। तो जो स्पाइन का पेशेंट होता है, स्पेशली जो स्पाइनल स्टिनोस का पेशेंट होता है, वो थोड़ा झुक जाता है, क्योंकि स्पाइनल स्टिनोस का जब हम बैठते हैं तो हमारी दर्द में बेहतरी आ जाती है, तो झुक के वो ज़्यादा चल सकता है। तो लिहाजा आपने अपनी मोबिलिटी को मेंटेन रखना बड़ा ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो लाइफस्टाइल में तब्दीली लानी होती है वो ये होती है कि वॉक हमने हर हाल में करनी है। ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ है याद रखनी है। आपसे 10 कदम चला जाता है, आपने 10 कदम चलना है। आपसे 20 कदम चला जाता है, 20 कदम चलना है। 30, 50 जितना किसी की हिम्मत है, और आपने सिर्फ अपने लिम्स को टच करना है। जैसे शेख साहब, फर्स्ट आपको लगता है कि मैं 1 फरलांग चलता हूँ, मुझे दर्द हो जाती है। आपने अपनी आदत बनानी है कि मैंने 1 फरलांग की 5 दफ़ा दिन में चल लेना है, मैंने 1 फरलांग दिन में 10 दफ़ा चल लेना है। जहाँ पे आपको दर्द शुरू होती है ना, आपने वहाँ पे अपना लाइन मार्क कर लेना कि अच्छा मैं लेट से 5 मिनट चलता हूँ, मुझे दर्द शुरू होती है, या सेकंड मैंने यार इतने स्टेप लेता हूँ तो मुझे दर्द, तो आपने 5-6 स्टेप पहले रुक जाना है। या 5 मिनट की वॉक के बाद दर्द शुरू होती है तो आप 4 मिनट चलें, और 4 को आप दिन में 10 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें, 20 दफ़ा मल्टीप्लाई करें। कोशिश करें कि 1 घंटे की जो वॉक है चाहे 2-2 मिनट करके भी हो, ये लाजमी करनी है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारी लेग स्ट्रॉन्ग रहती हैं, हमारा जो फिजिकल पोटेंशियल है वो मेंटेन रहता है। अब लाइफस्टाइल के अंदर एक मुश्किल सी चीज़ है जो तब्दीली लानी होती है, वो तो वज़न कम करना, जो कि एक मुश्किल काम है क्योंकि वो हर एक लिए मुश्किल काम है। देखिए, कहना बड़ा आसान है, इसमें कोई शक नहीं है ना सर, कहना बहुत आसान है। और कल मैंने इत्तेफाक से आपकी एक वो क्लिप देखी कि आप अफ्तार में सिर्फ 2 खजूरें और कुछ चने खा रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए, बेसिकली हम ना सिर्फ बताते हैं, उसको अपने ऊपर भी अप्लाई करते हैं। ये मुश्किल चीज़ है, लेकिन साथ की सेहत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। लोग कई दफ़ा मुझसे पूछते हैं कि आप अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखते हैं, तो उसकी एक रीज़न शेख भाई ये है, नसीर भाई, कि मेरे पास बहुत सारे मरीज़ आते हैं, हम उन मरीज़ों को देखते हैं, उनके मसले मसाइल को देखते हैं, तो हमें एहसास होता है यार कि सेहत की वैल्यू क्या है। तो वो चीज़ ना अंदर आप अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं या कि अच्छा, क्योंकि ये जब रखिए यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ऐड करके आगे हम चलते हैं कि जो हम सेहत की बात करते हैं उसमें 50% ही हमारे पास है कि अगर हम अपना वेट कम कर लें, एक्सरसाइज कर लें, तो 50% हमें किसी को पता ही नहीं है। किसी को कैंसर हो सकता है, किसी को कुछ भी हो सकता है। तो लिहाजा आप अपनी सेहत का ख्याल करिए और अपने लाइफस्टाइल में तब्दीली जो है ना लाना सीखिए। अच्छा, इसमें जो लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी ये है, वो ये है कि अगर फ़र्ज़ करें अफोर्ड कर सकें, जैसे बैक का मसला है, आपका वज़न ज़्यादा है, आपके नीज का मसला है, तो फिर स्विमिंग पूल में घुस जाइए। स्विमिंग पूल इज़ द बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि आप हमारी बॉडी जो होती है वो वेटलेस हो जाती है। आप पानी के अंदर जाके वॉक कर सकते हैं। लेट से आपसे लगता है मैं 5 मिनट चलता हूँ, मेरी कमर में दर्द हो जाती है, मेरी टांग में दर्द आ जाती है। तो जब आप पूल के अंदर जाएंगे ना, तो आपने रॉड पकड़ा होगा, आप लोग यार मैं 10 मिनट चल ली है, मैं 20 मिनट चल ली है, तो मकसद क्या हुआ कि हमारा चलने का पोटेंशियल बन जाएगा, हमारी एक्सरसाइज के ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सरसाइज से रिलेटेड गाइडलाइन है, ये जो पहली हमने एक्सरसाइज दी थी वो तो उनकी नी से रिलेटेड थी। वो आपने अपर बॉडी का तो कोई मसला नहीं है ना, तो आप छोटे से डंबल पकड़ें, 1/2 लीटर पानी की बोतलें पकड़ें, आराम से शोल्डर प्रेस करें, शोल्डर की एक्सरसाइज करें, बाइसेप्स करें, आप इलास्टिक बैंड ले लें, वो विंडो के साथ लगाएं और अपनी रोइंग करें। क्योंकि वजह ये कि इन इश्यूज़ के साथ सबसे बड़ा मसला क्या आता है कि हमारा हार्ट ख़राब होना शुरू हो जाता है, हमारा लंग्स ख़राब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम बैठना शुरू हो जाते हैं। अब उसको भी तो मेंटेन करना है। अब हमें पता है कि लोअर बॉडी हमारी उतना स्ट्रांगली काम नहीं कर रही, तो हमने अपर बॉडी से ज़्यादा काम लेना है। तो इसलिए लास्ट में बैंड लगा के आप गाहे पे एक्सरसाइज करते रहें। तो एक तरह से कंप्लीट पैकेज होता है फिटनेस का, कि सिर्फ और सिर्फ एक इश्यूज़ के अंदर रहते हुए उसको अगर हम नहीं यूटिलाइज कर सकते, उसके ऑल्टरनेटिव ऑप्शन पे जाना सीखिए। अपने आर्थोपेडिक सर्जन से डिस्कस कीजिए, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से डिस्कस कीजिए, ताकि वो बेहतर गाइडलाइन दे। तो फिटनेस तो ना सिर्फ हमारी बॉडी की ज़रूरत है, हमें सबसे ज़्यादा 50-60 साल के बाद जो फिटनेस की ज़रूरत पड़ती है वो हमारे हार्ट की हेल्थ होती है, क्योंकि अल्लाह ना करे कि हम बैठ के कहीं अपने लिए कार्डिक इश्यूज़ क्रिएट कर लें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की मदद से आप नी आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, आप स्पाइन के पेशेंट हैं, आप ओवरऑल वैसे वीक हैं, आप इन एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे, इन टिप्स को फॉलो करेंगे और अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। क्यों शेख भाई, आपको लगता है आप भी फॉलो कर लेंगे? इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल। मैं पहले भी कर रहा हूँ। वेरी गुड, पहले भी कर रहा हूँ। माशाल्लाह।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस टॉपिक के ऊपर भी हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।